हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज हम लोग यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्याय 2। इससे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो उसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप के जो सामान्य परिचय है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप उपोष्ण कटिबंध में स्थित विश्व का 6वां महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी वैश्विक क्षेत्रफल का 6.7% है। यूरोप के चारों तरफ अगर बात करें तो उत्तर में केप नॉर्डकिन है, नॉर्वे है। पूर्व में पोलार्नी यूराल पर्वत, दक्षिण में गावाडोस ग्रीस, और आपका जो मतलब कि पश्चिम है वह काबो डा रोका यानी पुर्तगाल है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो यूरोप का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह 4300 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वह 5600 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त है, यूरोप में आर्कटिक वृत्त किन किन से होकर गुजरता है। तो यूरोप में आर्कटिक वृत्त फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर गुजरता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यवहारिक रूप से यूरोप को एक महाद्वीप तो माना जाता है, लेकिन ये एक महाद्वीप के मानकों को निर्धारित नहीं करता है, मानकों को पालन नहीं करता है। ये जो महाद्वीप है, जो यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और ये एशिया के पूरब में मतलब कि मिलता है, या पूरब में ये एशिया से जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का जो है निर्माण होता है, या एशिया महाद्वीप कहते हैं। जब यूरोप और एशिया एक साथ मिलते हैं तो इसको यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। स्थानिक रूप से पृथक महाद्वीप न होते हुए भी यूरोप का जो है अगर बात करें तो याद रखिएगा, यूरोप का विशिष्ट जो है क्या होता है, विशिष्ट भौतिक स्वरूप है। तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूरोप का जो राजनीतिक मैप है, आप लोग जो है मैप को निकालिए, और जितने भी देश हैं यूरोप में उनसे जुड़े जितने भी मस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप वहां पे इंडिकेट कीजिए। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, विश्व का जो उत्तरतम राजधानी है, यानी उत्तर की राजधानी जो है विश्व में, वो है आपका आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, ठीक है। ये फारो द्वीप डेनमार्क का, ये नॉर्वेजियन सागर है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। क्रम याद रखिएगा, देशों का क्रम पूछा जाता है। इसके बाद एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है। ये आपका बाल्टिक सागर है। इधर बेलारूस है, ये आपका पोलैंड है। ये चेक गणराज्य है, ये जर्मनी है। इधर बेल्जियम है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है, इधर हंगरी है, ये स्लोवाकिया है। तो लोकेशन को आप एक बार इंडिकेट कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो लीवरलैंड, चेक रिपब्लिक के विटजेडलिका ने लीवरलैंड के नाम से एक नया देश बनाने की घोषणा की। कब? 13 अप्रैल 2015 को। यह एक प्रकार से स्वघोषित देश है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित यह देश क्रोएशिया व सर्बिया के बीच अवस्थित है। इसकी राजधानी लिवरपोलिस है। कहां पर है? लिवरपोलिस है। देखिए, इससे उप महाद्वीप कहना उचित होगा। एशिया महाद्वीप को उप महाद्वीप कहना उचित होगा, क्योंकि यह यूरेशिया महाद्वीप का पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग 3 ओर से जो है सागरों से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। यूरोप के यूरोप के 4 बड़े जो है प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से? तो चारों प्रायद्वीप को याद रखिएगा। स्कैंडिनेविया है, आइबेरिया है, बाल्कन है और पेनाइन है। तो यूरोप के 4 बड़े जो प्रायद्वीप हैं, स्कैंडिनेविया है, आइबेरिया है, बाल्कन है और पेनाइन है। यूरोप के उत्तर में बैरन सागर, याद रखिएगा, बैरन सागर या उत्तरी सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत और कैस्पियन सागर स्थित है। यूरोप के मुख्य सागर जो है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर की जो अवस्थिति है यूरोप और अफ्रीका को यह अलग करता है। श्वेत सागर उत्तरी रूस तथा आर्कटिक महासागर, जो श्वेत सागर की अवस्थिति है उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर में।
बाल्टिक सागर की अवस्थिति अटलांटिक महासागर है, उत्तरी सागर के अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व, और आयरिश सागर का जो अवस्थिति है अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच। एड्रियाटिक सागर की अवस्थिति भूमध्य सागर में इटली के उत्तर पूर्व में है। आयोनियन सागर का जो है भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच। काला सागर के संदर्भ में अगर बात करें तो यूरोप और एशिया के बीच। अजोव सागर के अंतर्गत अगर बात करें तो यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और काला सागर के उत्तर में। इसके बाद मरमरा का जो सागर है काला सागर के दक्षिण पश्चिम में इसकी अवस्थिति है, और एजियन सागर की जो अवस्थिति है भूमध्य सागर में जो है ग्रीस और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच है। यूरोप और एशिया के बीच 3,500 किलोमीटर लंबी महाद्वीपीय सीमा है। यूरोप की तट रेखा अत्यधिक कटी फटी और अनियमित है, इरेगुलर है, जो सभी अगर बात करें तो जो सभी महाद्वीपों में लंबी है। द्वीपों सहित मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई 80,500 किलोमीटर है। तट से दूर अनेक द्वीप जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, ब्रिटिश द्वीप तथा माल्टा स्थित है। अनेक सीमांत सागर एवं खाड़ियां जैसे बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर तथा काला सागर यूरोप के आंतरिक भाग तक जो है प्रविष्ट है। यूरोप के 2/3 देश तटवर्ती हैं तथा यूरोप का कोई भी भाग समुद्र से 1500 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। इस प्रकार अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि यूरोप के अधिकांश जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग याद रखिएगा समुद्र के निकट है, इसीलिए यहां सागरीय प्रभाव का अनुभव होता है। यूरोप के सबसे बड़े जो 5 द्वीप हैं इसको आप याद रखिएगा, इसकी जो एरिया दिया गया है इससे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन है, एरिया कितना है तो आप देख सकते हैं 2,29,849 वर्ग किलोमीटर। आइसलैंड, इसके बाद आयरलैंड, उत्तरी नोवाय जेमलिया रूस में, और स्पिट्सबर्जन, इसके बाद है स्वालबॉर्ड नॉर्वे। तो इसको याद रखिएगा, यानी सबसे बड़े जो अगर बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा जो द्वीप है, 5 द्वीप जो है, क्रम को याद रखिएगा। इसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा 5 जो देश है वो है रूस, यूक्रेन, रूस की राजधानी मॉस्को है, यूक्रेन का कीव, फ्रांस का पेरिस, स्पेन का मैड्रिड और स्वीडन का स्टॉकहोम। इसके बाद देखिए यूरेशिया, एशिया तथा यूरोप का जो भाग है इसको ध्यान में रखिएगा। बाल्कन देश अगर बात करें तो यूगोस्लाविया, बाल्कन देश किस किस को कहा जाता है तो यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेसिडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस को। स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, भूमध्य सागर के तटवर्ती देश को कहा जाता है। निम्न भूमि के जो देश हैं बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ग्रेट ब्रिटेन के जो एरियाज हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है। यूनाइटेड किंगडम के ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड। बाल्टिक देश के जो मतलब कि याद रखिएगा बाल्टिक देश जो है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को कहते हैं। और लैंड लॉक जो कंट्री है, किसके लैंड लॉक जो कंट्री है यूरोप के, वो कौन कौन से है तो हंगरी है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, इसके बाद स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी है। इसको रट जाइएगा। भौतिक लक्षण, यूरोप के जो भौतिक लक्षण है, यूरोप में स्थल रूपों की विविधता जो है दृष्टिगोचर होती है। सामान्यतः इसकी उत्तरी भाग मैदानी और दक्षिण पश्चिमी भाग पर्वतीय है। इनमें बर्फ से ढकी हुई चोटियां, महाखंड, पठार और समतल भू आकृतियां शामिल है, जबकि पूर्वी भाग में अस्थायी प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद यूरोप का उच्चतम बिंदु यानी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस और निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 28 मीटर। यूरोप को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। तो यूरोप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, यूरोप के उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियां और आल्प्स पर्वतमाला। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो उच्च भूमियां हैं, यूरोप के सुदूर उत्तर में उच्च भूमियों का एक प्रदेश है जो फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से आइसलैंड तक जो है फैला हुआ है। यूरोप की देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यूरोप की नदियां और झीलों का जो है यहाँ पे मैप में इंडिकेट किया गया है। तो जैसे पहला जो इंडिकेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला बताइए कहाँ पे इंडिकेट है तो पहला यहाँ पे ये है आपका कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। दूसरा है लडोगा झील,
दूसरा जो इंडिकेट किया गया उसको आप देखिए, ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो है इंडिकेट कीजिएगा। ये है आपका लडोगा झील। इसके बाद है तीसरा जो है ये है ओनेगा झील। इसके बाद अगर बात करें तो चौथा जो नंबर से इंडिकेट किया गया है वो किस झील को इंडिकेट करता है चौथा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए। यहाँ पे आप देखिए चौथा जो है ये आपका है, बताइए कौन सा झील है चौथा? देखिए कॉन्सेंटेंस झील है। पांचवा जो लोकेशन है आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, पांचवा झील जो है वो है आइसेल झील। इसी तरह जो है आप एक बार जो है इसको इंडिकेट करके आगे बढ़िएगा। मैप के नीचे जो है यहाँ पे पूरा झीलों का नाम दिया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए अगर बात करें तो इन उच्च भूमि के उत्तरी भाग को, किसके उच्च भूमि के उत्तरी भाग को? यूरोप के उच्च भूमि के उत्तरी भाग को फेनो स्कैंडिनेवियन शिल्ड कहते हैं। इसकी चट्टानें यूरोप की सबसे पुरानी अनावृत यानी उधड़ी हुई चट्टानें हैं, जहां हिमानियों ने अवसादी चट्टानों को काट कर हटा दिया है। इस क्षेत्र में धात्विक खनिज जैसे लोहा तांबा अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यूरोप के उत्तरी मैदान, ये मैदान पूर्व में यूराल पर्वतों से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है, जिनके उत्तर में श्वेत सागर और उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां और दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमियां स्थित हैं। राइन और सीन इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। राइन नदी अपनी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के लिए प्रसिद्ध है। डेन्यूब, नीपर, डॉन और वोल्गा अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो कैस्पियन सागर से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें जो है वोल्गा और यूराल नदियां गिरती हैं। किसमें? कैस्पियन सागर में। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए लाव्रेगा और ओनेगा ये झील रूस में स्थित है। एवरन या मानव निर्मित झील जो है इटली में स्थित है। अरल सागर यह झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती हैं। आइसेल जो है यह झील नीदरलैंड में जो है स्थित है। और ओनेजेस्कोए यह ओजेरा में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है कॉन्सेंटेंस झील। देखिए अगर बात करें तो स्विस आल्प्स के उत्तर में स्थित यह झील जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का संगम स्थल है। यह राइन नदी का हिस्सा बनाती है। बालाटन झील जो है यह झील हंगरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 601 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर बात करें तो वेटर्न झील, यह झील स्वीडन में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1911 वर्ग किलोमीटर है। और वेनर्न झील, यह झील भी जो है स्वीडन में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5650 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे जो मैप है ये यूरोप के पर्वत का मैप है। यूरोप में कितने पर्वत है, कौन कौन से किस लोकेशन पे हैं, यहाँ पे इंडिकेट किया गया, नंबरिंग की गई है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे अगर बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समग्र रूप से देख पाए। देखिए जो एक से इंडिकेट किया गया, दो से इंडिकेट किया गया है, तो एक से जो इंडिकेट किया गया ये है कॉकेसस श्रेणी। ये क्या है? ये जो एरिया है कॉकेसस श्रेणी है। दूसरा जो है कार्पेंथियन श्रेणी है, ये कार्पेंथियन श्रेणी। और जो तीन से इंडिकेट किया गया है ये बताइए, ये ट्रांसिल्वेनियन श्रेणी है। और इसके बाद ये है बाल्कन श्रेणी। इसके बाद जो पांचवा छठा है ये देखिए, ये आपका जो पांचवा जो इंडिकेट किया गया है, जो छठवा पांचवा देखिए नीचे की तरफ है यहाँ पे, ये कौन सी श्रेणी है? पांचवा जो है इसको रोडोपी श्रेणी कहते हैं, ये रोडोपी श्रेणी है। और जो छठा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, छठा इस श्रेणी को बोलते हैं एपेनियन श्रेणी। इसके बाद छठा जो है इसको डिनारिक श्रेणी बोलते हैं। और सातवां जो है इसको बोलते हैं एपेनियन श्रेणी। इसके बाद आठवां जो है इसको क्या बोलते हैं? आठवां जो इंडिकेट किया गया है ये है आपका तात्री श्रेणी। और जो 9 नंबर से इंडिकेट किया गया है वो है आपका हार्ज पर्वत। और जो 10 नंबर से इंडिकेट किया गया इसको किससे इंडिकेट किया गया है? ये 10 नंबर को बोलते हैं हार्ज पर्वत। इस तरह से आप जो है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैप के दोनों तरफ यहाँ पे जो नंबरिंग की गई है उस नंबरिंग को यहाँ पे नाम दिया गया है, कौन सी श्रेणी किसको जो इंडिकेट करता है। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप की जो मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमियों में विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियां, पठार ये सभी जो है मतलब कि शामिल है। इसके अंतर्गत स्पेन और पुर्तगाल का
मोसेटा पठार, फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में स्थित मैसिव पठार और जूरा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, इसके बाद चेकोस्लोवाकिया की कम ऊंचाई वाली अनेक पर्वत श्रेणियां जो है शामिल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है आल्प्स पर्वतमाला। आल्प्स पर्वतमाला यह एक नवीन पर्वतमाला है जिसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूरब में कैस्पियन सागर तक जो है फैला हुआ है। इस पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित माउंट ब्लॉक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 4807 मीटर ऊंची है। पिनेरिस, डिनारिक, एपिनाइन, कार्पेथियन और काकेसस यूरोप की अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रूस है जो कॉकेसस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत हैं इसको एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से देख लीजिए, नहीं तो बुक है तो बुक को आप जो है एक बार देख सकते हैं। इसको जितने भी मतलब कि जो इससे रिलेटेड जो पर्वत है, पर्वत किस देश में है और उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर बात करें तो जो ग्रैम्पियन पर्वत है ये स्कॉटलैंड में है और इस श्रेणी का दक्षिणी किनारा उच्च और निम्न भूमियों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। एस्पेरिंस पर्वत ये आयरिश गणराज्य में है। पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में है। कैम्ब्रियन पर्वत इंग्लैंड में है। इसके बाद पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन के सीमा पर है और यह अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत है तथा स्पेन और फ्रांस की ये सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस में है। यह पर्वत राइन और डेन्यूब नदियों का उद्गम स्रोत है, यानी यहीं से राइन नदी और डेन्यूब नदी निकलती हैं तथा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यह सीमा बनाता है। इसके बाद वासेज पर्वत जो है ये फ्रांस में है और यह पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट और वासेजस पर्वत के बीच राइन नदी की जो है भूभ्रंश घाटी स्थित है। बावेरियन आल्प्स पर्वत जर्मनी में है। आल्प्सबर्ग पर्वत जर्मनी में है। हॉज पर्वत भी जर्मनी में है और हॉज पर्वत जो है इस पर्वत श्रेणी के मध्य जर्मनी में अगर बात करें तो लीना व साल नदियों के बीच स्थित है। यूराल पर्वत रूस में है। यह यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारण करने वाला वलित पर्वत है तथा अगर बात करें तो यूराल नदी का उद्गम स्रोत है। बर्खोयांस्क ये रूस में है। विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र और पृथ्वी का शीत ध्रुव कहलाता है। एस्टोनोआय ये रूस में है। खिंगन ये रूस में है। कार्पेथियन ये सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो यह पर्वत दक्षिणी पोलैंड में एवं चेक गणराज्य से जो है चंद्राकार रूप में रोमानिया व यूक्रेन तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है टेट्रा माउंटेन्स। इसके बाद कैंटाबिरियन पर्वत जो है ये उत्तरी स्पेन में है। अल्पाइन क्रम का ये वलित पर्वत है। इसके बाद पिंडस पर्वत जो है ये इस पर्वत का विस्तार कोरिंथ की घाटी से अल्बानिया तक है। इसके बाद एपेनाइन पर्वत इटली में है। यह अल्पाइन क्रम की वलित पर्वत है। माउंट कोर्नोग्रेड इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद बाल्कन पर्वत है, बुल्गारिया में है। इसके बाद पिलियन पर्वत ये ग्रीस में है और कैपिटोलिन पर्वत यह रोम स्थित 7 पहाड़ियों में सर्वोच्च पर्वत है। इसके बाद स्कैंडिनेवियन पर्वत पश्चिमी नॉर्वे यानी इसका सर्वोच्च शिखर जो है गाल्दोह पिगेन है। माउंट एटन ये इटली में है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। मोरनी पर्वत दक्षिणी साउथ आयरलैंड में है। आल्प्स पर्वत फ्रांस में है। कॉकेकस पर्वत रूस में है। सियरा जो है स्पेन में है। देखिए इसके बाद जलवायु के बारे में अगर बात करें तो जो यूरोप की जलवायु है, यूरोप की जलवायु पर अक्षांशीय स्थिति ऊंचा वक्ष यानी जो कह सकते हैं कि जो तल है ऊंच नीच या समुद्र से दूरी या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है इसके जलवायु पर। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में विस्तृत है। ठंडे प्रदेशों के अंतर्गत आता है जो दक्षिण और पूरब की ओर स्थित पूर्वी गोलार्ध में विशाल मरुस्थलीय पेटी से सुरक्षित क्षेत्र है। इसकी जलवायु अनेक कारकों से प्रभावित होती है। यहाँ सामान्यतः पश्चिमी भागों में अच्छी वर्षा होती है जो पूरब की ओर घटती जाती है। पश्चिम में अच्छा वर्षा होती है, पूरब की तरफ वर्षा घटती जाती है। मध्य और पूर्वी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु गर्म और शीत ऋतु अत्यंत जो है ठंडी होती है। वर्षा भी यहाँ पर कम होती है। यूरोप के मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। तो यूरोप में जो 4 प्रकार की जलवायु है कौन कौन सी है
तो पश्चिमी समुद्र तटीय, उत्तर पूर्वी आर्द्र महाद्वीपीय, भूमध्य सागरीय, उपध्रुवीय या टुंड्रा। तो पहला अगर देखें तो पश्चिमी समुद्र तटीय जो जलवायु है यूरोप पछुआ पवनों के क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु के अंतर्गत प्रचलित पछुआ पवनें अटलांटिक महासागर की ओर से जो है पूरब की ओर चलती है। गर्म समुद्री जलधारा के ऊपर उत्पन्न होने के कारण ये पवनें गर्म और आर्द्र होती हैं। ये ग्रीष्म काल में आर्द्र और सुहावनी होती है एवं शीतकाल में मृदु होती है। यह जलवायु उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देशों में नॉर्वे से स्पेन तक पाई जाती है। पर्वतों का विस्तार पश्चिम पूर्व होने के कारण ये सागरीय पवनें इन महाद्वीप के आंतरिक भागों तक पहुंचती है। यही कारण है कि अधिकांश पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी तटीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा है उत्तर पूर्वी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। पूर्वी यूरोप में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में सागर और सागरीय जल धाराओं का प्रभाव कम होता है, जिसके कारण यहाँ पछुआ पवनों का पर्याप्त जो है प्रभाव रहता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ग्रीष्म ऋतु पश्चिमी तटीय सागरीय जलवायु के समान होती है, किंतु शीत ऋतु हिमाच्छादित होती है। उत्तरी महासागर तथा आंतरिक यूरेशिया की ओर से अत्यधिक ठंडी वायु राशियां प्रवेश करती हैं, जिसके कारण यहां सतत हिमाच्छादन रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु यूरोप के तीनों दक्षिणी प्रायद्वीपीय आइबेरिया, इटली और बाल्कन में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता आर्द्र शीतकाल एवं शुष्क ग्रीष्म काल है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिससे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु यानी जून जुलाई अगस्त में संपूर्ण वर्षा केवल जो है 10% ही होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा उत्तरी रूस में शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। लंबी और कठोर शीत ऋतु तथा छोटी एवं साधारण ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। शीत ऋतु में तापमान या टेम्परेचर हिमांक से यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है या रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहता है। ऐसी जलवायु जिसके तापांतर में बड़ी भिन्नता रहती है और हल्की वर्षा होती है महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। ऐसी जलवायु जिसमें ग्रीष्म ऋतु लंबी यानी गर्म का मौसम जो है लंबा, गर्म और शुष्क होता है ये मौसम। शीत ऋतु कोष्ण और आर्द्र होती है यानी ठंडा होता है, और इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। चौथा है उपध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु। ठीक है, जहां वर्ष के अधिकतर महीनों में भूमि बर्फ से ढकी रहती है उसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यह शीत प्रधान जलवायु है जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी रूस में पाई जाती है। लंबी और कठोर शीत ऋतु, छोटी एवं साधारण ठंडी ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो यूरोप में धरातल, जलवायु और वनस्पतियों की विविधताओं के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां विकसित हुई हैं। तो बात करें तो जिनमें पोर्टजोल, चरनोजम, टुंड्रा, भूरी स्टेपी, रेडजिना, टेरारोसा, हिमोड और जलोढ़ मृदाएं प्रमुख हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए पोर्टजोल मिट्टी, याद रखिएगा पोर्टजोल मिट्टी जो है टैगा के कोणधारी वनों में पाई जाने वाली अनुवर मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है। इसका विस्तार स्कैंडिनेविया और रूस के उत्तरी भागों में पोर्टजोल मिट्टी टैगा वन प्रदेश के दक्षिण में मिश्रित वनों के क्षेत्र में विकसित होती है। चेरनोजे मिट्टी स्टेपी घास के प्रदेशों में विकसित होती है। इसका विस्तार यूक्रेन और रूस में मिलता है। टुंड्रा मिट्टी के दीर्घकाल तक हिमाच्छादित रहने के कारण यहाँ मृदा निर्माण की प्रक्रिया मंद रहती है। यह जो है स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी रूस में विस्तृत है। रेडजिना मिट्टी वाले रंग की होती हैं। जो रेडजिना मिट्टी है काले रंग की होती हैं, जो चूना पत्थर या खड़िया के प्रदेशों में घास के नीचे विकसित होती हैं। इसका विस्तार दक्षिणी यूरोप के विस्तृत क्षेत्रों में मिलता है। टेरारोसा लाल रंग की उष्ण कटिबंधीय मिट्टी है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में चूना पत्थर सैलों के ऊपर विकसित हुई है। इसका विस्तार इटली और यूगोस्लाविया में मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियां नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी रूस में टुंड्रा वनस्पति का विस्तार है। टुंड्रा वनस्पति फैला हुआ है। बसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पर काई और लाइकेन आदि सूक्ष्म वनस्पतियां उग जाती हैं। कोणधारी वन प्रदेशों का विस्तार जो है, जो कोणधारी वन विस्तार है, नॉर्वे में, स्वीडन, उत्तरी रूस के दक्षिणी भागों में है। इन वनों में पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च और सिल्वर फर प्रमुख किस्में हैं। ये वनों यानी पेड़ पौधों के किस्में हैं। कोणधारी वनों के दक्षिण में फ्रांस से लेकर पूर्व में यूराल पर्वतों तक मिश्रित वन प्रदेशों का विस्तार है। इन वनों में एल्म, एस, ओक, पोल्डर आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, याद रखिएगा।
इसके बाद अगर बात करें तो ब्रिटिश द्वीपों फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों का विस्तार है। इन वनों में एस, ओक, पॉपुलर, एल्म, बीच आदि प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। कोरधारी वनों के दक्षिण में 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी आंतरिक भागों में स्टेपी घास प्रदेश फैला हुआ है, विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी की तुलना में यहाँ की घास छोटी होती है। इसका विस्तार रोमानिया में डैन्यूब नदी के घाटी में पूरब में जो है यूक्रेन तक है। हंगरी में इन मैदानों को जो है पुस्ताज कहते हैं। यूक्रेन में विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है, जिसका कारण इसे विश्व का अनाज भंडार या विश्व की रोटी की जो है डलिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपवाह से जो है कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।